जगह थी, घर था या पूरी भूल भुलैया, हर तरफ दरवाजे ही दरवाजे थे। उस पर एक महिला की लगातार आते रोने से सकने की आवाज उसे बेचैन किए हुए थी। वह हड़बड़ा कर एक कमरे से दूसरे कमरे में उस आवाज का पीछा करते हुए दौड़ रहा था। तभी एक अंधेरे सुनसान कमरे में उसे एक महिला सर घुटनों में दबाई हुई से सकती दिखाई पड़ती है। रोहित तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसके सिसकने की आवाज और तेज होती जा रही थी। जैसे ही वो उस महिला को छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, अचानक उसकी नींद टूट जाती है। रोहित पसीने से तरबतर होकर अपने बिस्तर पर बैठा था कि तभी उसका रूममेट रवि वहां पर आ जाता है। अरे क्या हुआ? आज फिर से वही सपना देखा क्या? हाँ यार, आज फिर वही सपना देखा। पहले तो मुझे लगता था कि सपनों का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। जो कुछ भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है वही सपने में दिखाई देता है। लेकिन इतने सालों से लगातार एक जैसा सपना दिखाई पड़ना, और हैरानी की बात तो ये है कि मैंने ये जगह कभी देखी ही नहीं है। फिर क्यों मुझे सपने में बार बार वही घर दिखाई पड़ता है? अब मुझे लगने लगा है जैसे ये सपना मुझसे कुछ कह रहा है। कुछ तो है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। रोहित की बात सुनकर रवि उसे समझाता है कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। लेकिन रोहित अब मन ही मन इस सपने की तह तक जाने का निश्चय कर चुका था। उसी रात फिर से रोहित को वही सपना आता है। रोहित आवाज का पीछा करता हुआ कमरे में पहुंचता है, और जैसे ही वो औरत के नजदीक पहुंचता है, इस बार वो अपना चेहरा ऊपर कर लेती है। वह स्त्री भला की खूबसूरत थी। उसका चेहरा ऐसे चमक रहा था मानो पूर्णिमा का चांद। उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें और काले गहरे बाल देखकर रोहित मानो उसके सम्मोहन में पड़ गया था। वो बिना पलक झपकाए उसकी आंखों में देख रहा था, जहां से टप 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 आंसू गिर रहे थे। अचानक ही रोहित को किसी ने झकझोर दिया। उसकी आंख खुली तो सामने रवि खड़ा हुआ था। अरे यार, ये सब क्या ड्रामा है? अभी तक तो तुझे अजीबोगरीब सपने आते थे, अब तो ऐसी हरकतें करने लगा। तू नींद में अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर ना जाने क्या बड़बड़ा रहा था। तेरी ऐसी हालत देख मेरी तो डर से हालत खराब हो गई, इसलिए मैंने तुझे झंझोर कर उठा दिया। भाई देख, पीजी में अगर सेम कॉलेज भी मिल गया ना तो मैं तेरे साथ रूम शेयर नहीं करने वाला। रवि की बात सुनकर रोहित और भी गहरी सोच में पड़ गया। ना जाने ये क्या है, कौन है ये औरत? लग रहा है जैसे कुछ है जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। फाइनल ईयर के एग्जाम खत्म हो गए थे। अगले दिन की ट्रेन पकड़कर रोहित अपने घर पहुंच गया। घर जाकर वो अपनी माँ को सारी बातें बताने लगता है। ये सब तू क्या बोल रहा है? कौन कौन बुला रही है? क्यों बुलाएगी तुम्हें? ये सब बातें कहाँ से आ रही है तुम्हारे दिमाग में? अरे, जिस मुसीबत से बचने के लिए मैं इतने साल पहले सब छोड़ आई थी, वो सब फिर से शुरू नहीं होना चाहिए। इतना कहकर सीमा हाफने लगती है। उसके हाथ कपकपाने लगे थे, पैर उसका साथ छोड़ रहे थे। घबराकर वो पास में रखी कुर्सी पर धम से बैठ जाती है। मैंने तुम्हें आईआईटी में पढ़ने के लिए इसलिए नहीं भेजा था कि तुम आकर ऐसी अनाप शनाप बातें मुझसे करो। मम्मा, कुछ तो है जो आप मुझसे छिपा रही हो। लगता है मेरे सारे सवालों के जवाब है आपके पास। बताओ ना मम्मा, क्या पहेली है ये सब? मैं कोई बच्चा नहीं रहा हूँ अब। यू कैन शेयर एवरीथिंग विथ मी। मैं जानती हूँ, यू आर नॉट अ किड एनीमोर, तभी तो तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। बहुत लंबी कहानी है बेटा। इसकी शुरुआत तुम्हारे दादाजी से हुई थी। वे बहुत रसूखदार आदमी थे। उनका बड़ा हवेली नुमा मकान देख गांव में उनका बड़ा दबदबा हो गया था। रुपए पैसों की घर में कोई कमी नहीं थी। फिर न जाने क्या हुआ, अचानक उनका व्यापार ठप हो गया। खेत में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई और फिर भारी कर्ज में डूब गए। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसे विपरीत समय में उनका आना जाना एक तांत्रिक के साथ बढ़ गया। वो अपना खोया हुआ धन, व्यापार सब जल्द से जल्द वापस पा लेना चाहते थे। वो तांत्रिक भी तुम्हारे दादाजी को तंत्र मंत्र के टोटके सिखाने लगा। धीरे धीरे तुम्हारे दादाजी ने तंत्र मंत्र जादू टोना करने में सिद्धि प्राप्त कर ली। एक दिन दादाजी के गुरुजी ने उनसे पूछा, डायन के बारे में क्या जानते हो? डायन तो एक काल्पनिक चरित्र है। मेरे ख्याल से डायन वायन कुछ नहीं होती, सब मनगढ़ंत बातें हैं। दादाजी की बात सुनकर उनके गुरुजी हंसने लगे। फिर उन्होंने बताया,
अमावस्या की रात 12 बजने के बाद शमशान भूमि से लगे पीपल पेड़ के नीचे एक डायन तपस्या करने आएगी। अगर यकीन ना हो तो जाकर देख लेना, किंतु एक बात का ध्यान रखना, डायन की शक्तियां बहुत तेज होती है। अगर उसे काबू में कर लो तो वो तुम्हें राजा बना सकती है, किंतु वो होती बहुत खतरनाक है। डायन की शक्तियां ऐसी होती है कि क्षण भर में हरे पेड़ को सुखा दे, इसलिए ध्यान रखना कि तुम उसकी नजर में ना आ पाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपने गुरु से डायन के बारे में सुनकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अब तो वो किसी भी तरह अमावस्या का इंतजार कर रहे थे। तंत्र मंत्र की शिक्षा लेने के बाद वो इतने निडर हो गए थे कि उनके मन में डर नाम मात्र का भी नहीं बचा था। उस रात तकरीबन 1 बजे बाबूजी शमशान की ओर बढ़ गए। वहां जाकर उन्होंने गर्म राख लेकर एक कपड़े में भरकर गांठ लगा दी। पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो देखा वहां सचमुच एक सुंदर सी स्त्री तपस्या में लीन बैठी है। उन्होंने आव देखा न ताव झट से कैंची लेकर उसकी चोटी काटी और राख से भरे कपड़े में लपेटकर वहां से तुरंत भाग लिए। तपस्या भंग होने के डर से उस समय डायन ने बाबूजी को जाने दिया। डायन की कटी हुई चोटी लेकर बाबूजी पहले घर आए और फिर अपना कुछ तंत्र मंत्र का सामान लेकर तुरंत खेतों की तरफ दौड़ पड़े। उसी रात को बाबूजी ने अपने गुरु के बताए अनुसार तंत्र विधि से पहले उस चोटी को शमशान की राख सहित एक बक्से में बंद किया और उसके बाद अपने रक्त की कुछ बूंदें उस पर डालकर विधि संपन्न करने के बाद उसे खेत में ही गाड़ दिया। डायन की शक्तियां एक हद तक उस चोटी में ही होती है। जिसके पास भी वो चोटी होती है, डायन उसके अधीन हो जाती है। बाबूजी ने उस बक्से को अभिमंत्रित कर दिया था। अब डायन चाहकर भी उसे छू नहीं सकती थी। बाबूजी को तो जैसे चिराग का जिन्न मिल गया था। अब वे अपने टोटकों की मदद से अमावस्या की रात में जो भी मांगते वो उनको प्राप्त हो जाता। हमारे घर में पहले से भी अधिक धन दौलत के ढेर लग गए थे। ये सब करते करते अब बाबूजी कुछ अजीब सा व्यवहार करने लगे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी मनहूसियत दिखाई पड़ने लगी थी। उनके हाव भाव, पहनावा, यहाँ तक कि हरकतें भी डरावनी लगने लगी थी। एक रोज बाबूजी आधी रात को घर से निकले, लेकिन फिर कभी लौट कर नहीं आए। ना जाने कितने ही दिनों तक तुम्हारे पापा उन्हें खोजते रहे, लेकिन जब उनका कोई सुराग न मिला तो सबने उन्हें मृत मान लिया। तुम्हारे दादाजी के अलावा कोई नहीं जानता था कि उन्होंने वो चोटी कहाँ छिपाई है। तुम्हारे पापा भी नहीं। बाबूजी के जाने के बाद सब कुछ शांत सा हो गया था। दादाजी के लापता होने के कुछ 2-3 साल बाद की बात है। तुम्हारे पिताजी आधी रात गए किसी काम से लौट रहे थे। उनके पास एक स्कूटर हुआ करता था। जंगल के रास्ते से लौटते हुए अचानक उनका स्कूटर खराब हो गया। काफी दूर तक स्कूटर को घसीटने के बाद अब वो बुरी तरह थक गए थे। उस जमाने में चोरी का इतना डर नहीं होता था, सो उन्होंने अपना स्कूटर वहीं छोड़ दिया और पैदल ही लौटने लगे। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई पड़ने लगी। इतनी रात गए सुनसान जंगल में लड़की की आवाज सुनकर तुम्हारे पापा को लगा शायद कोई लड़की मुसीबत में है। वो दौड़ते हुए आवाज की दिशा में आगे बढ़े तो एक सुंदर औरत उन्हें दिखाई पड़ी। न जाने उस औरत ने क्या जादू किया कि तुम्हारे पापा उसे अपने साथ लेकर घर लौट आए। वो औरत बहुत खूबसूरत थी। जो भी उसे देखता ही रह जाता। ऐसा रूप रंग की अप्सरा भी शर्मा जाए। अभी जिद किए बैठे थे कि वो अब इसी लड़की के साथ रहेंगे। घर में छोटे बड़े किसी की भी बात सुनने को वो राजी नहीं थे। और वो लड़की, उसके तो मानो मुंह पर ताला लगा था। अगर उससे कुछ भी पूछते तो बस पल्लू में मुंह छुपाकर रोने लगती। उसी दिन अभी ने सिंदूर लगाकर उसे अपनी पत्नी बना लिया। अभी शादीशुदा थे। मैं उनकी पत्नी उनके सामने खड़ी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन वो जैसे पत्थर हो गए थे। वो लड़की भी घर में ही मेहमान कक्ष में अभी के साथ रहने लगी। मैं तो उसी पल घर छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी दादी ने मुझे रोक लिया। कुछ दिन बीते तो मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। तुम्हारे जन्म से कुछ दिन पहले माँ जी ने घर में पूजा रखवाई थी। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हमारे घर में हुआ था,
कहीं ना कहीं वो अब माँ को डरा रहा था। पहले बाबूजी का यूँ तांत्रिक बन जाना, फिर उनका लापता होना, उसके बाद अभी का दूसरी शादी करना और शादी के बाद से अजीब बर्ताव करना जैसे वो किसी को पहचानते ही ना हो। मुझसे अब माँ का दुख देखा नहीं जा रहा था। मैंने सोचा अगर मैं अभी को माफ कर दूं तो शायद वो माँ से बात करने लगे। इसलिए पूजा के दिन मैं आउट हाउस में उन दोनों को पूजा के लिए निमंत्रण देने गई। जिस समय मैं उनके कमरे में पहुंची, वहां का नजारा देखकर मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। वो लड़की न जाने क्या तंत्र मंत्र कर रही थी। अभी जमीन पर बेहोश पड़े थे। अभी के पास में सिंदूर, नारियल और ना जाने क्या क्या रखा हुआ था। उनके माथे पर सिंदूर लगा हुआ था और हाथ बंधे हुए थे। पूरे कमरे में धुआं भरा हुआ था। वो नजारा देखकर मैं चीख कर वहां से भागी तो वो लड़की भी मेरे पीछे पीछे दौड़ी। उस दिन पहली बार मैंने देखा कि उसके पैर हमारे पैरों जैसे नहीं थे। कैसे पैर थे उसके? बोलो ना माँ, क्या देखा आपने? उल्टे पैर थे उसके। औरत नहीं, डायन थी वो, डायन जिसने हमारे पूरे, मैं 8 महीने की गर्भवती थी। फिर भी उस दिन मेरे बदन में ऐसी फुर्ती आ गई कि उस डायन से बचने के लिए मैंने दौड़ लगा दी। परियों की तरह खूबसूरत दिखने वाली वो डायन आज अपने खतरनाक रूप में मेरे सामने खड़ी थी। मुझे देखकर वो रहस्यमय तरीके से मुस्कुराने लगी। उसके गंदे लंबे नाखून, कटा पिटा चेहरा और बदसूरत लाल आंखें देखकर मेरा दिल धक से रह गया था। वो इतनी डरावनी लग रही थी कि मैंने डर से अपनी आंखें मीच ली थी। मुझे समझ में आ गया था कि अब वो डायन मुझे नहीं छोड़ेगी। किंतु ना जाने क्या चमत्कार हुआ। अचानक बाबूजी वहां आ गए और उन्होंने अपनी मुट्ठी में कुछ राख जैसा पदार्थ भरकर डायन की तरफ फेंक दिया। उस अभिमंत्रित राख के शरीर पर पड़ते ही वो भयानक आवाज में चीखती हुई वहां से भाग गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बाबूजी वहीं जमीन पर गिर पड़े और उसी क्षण उनकी मौत हो गई। शायद मुझे बचाने में उन्होंने अपनी सारी सिद्धियां समर्पित कर दी थी। बाबूजी की जेब से एक चिट्ठी मिली जिसमें उन्होंने हमारे सारे सवालों के जवाब लिखे हुए थे। मैं जानता हूँ इतने बरसों से तुम सबके ऊपर क्या गुजरी है, लेकिन मैं मजबूर था। उस डायन की चोटी काट कर मैंने धन दौलत तो पा ली, लेकिन ये भूल गया कि मैंने कितनी बड़ी मुसीबत को खुद अपने घर दावत दी है। रुपयों के लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। मुझे अपने तंत्र पर इतना यकीन था कि मुझे लगने लगा था उसके बल पर मैं सारी दुनिया जीत सकता हूँ। कुछ दिन तो सब सही चलता रहा, किंतु एक दिन मैंने पाया कि एक साया मेरा पीछा कर रहा है। मैंने गुरुजी के सिखाए मंत्र जपने शुरू किए तो कुछ देर बाद वो साया गायब हो गया। फिर अगले दिन मुझे पेड़ के पीछे छिपी एक महिला दिखाई पड़ी। वो मेरे सामने नहीं आती थी, लेकिन लगातार मेरा पीछा कर रही थी। मेरे साथ भी कुछ न कुछ अनिष्ट होता रहता था। मेरे मन में अब थोड़ा डर बैठ रहा था। इसके बाद मैं कई सिद्ध तांत्रिक ओझा से मिला, जिन्होंने मुझे बताया कि डायन बिना वजह जल्दी किसी पर हमला नहीं करती। हजारों साल तक वो हमारे आसपास ही रहती है, लेकिन शायद हम ही उन्हें पहचान नहीं पाते। लेकिन उनकी चोटी में उनकी सारी सिद्धियाँ और शक्तियाँ समाई होती है। डायन की चोटी काटना मतलब उसे अपमानित करके उसे ललकारना। अब वो अपनी चोटी भी लेगी और चोटी काटने वाले की जान भी। पूर्णिमा की रात जब चांद अपने शबाब पर होता है, डायन की शक्तियाँ भी अपने शीर्ष पर होती हैं। शायद उसी दिन वो मुझ पर हमला करने वाली थी। पूनम की रात आने में कुछ ही दिन बचे थे। मेरे पास गुरु की सिखाई सिद्धियाँ थी, इसलिए अभी तक वो मेरे पास नहीं आ पा रही थी। अब तो दिन रात सोते जागते मुझे किसी के फुसफुसाने, बड़बड़ाने और रोने की आवाज़ें आने लगी थी। मेरा जीना मुहाल हो रहा था। वो आवाज़ सुन सुन कर लगता था मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। कभी कभी तो मैं अपना सिर दीवारों से पटकने लगता, किंतु वह गुनगुन की आवाज़ बंद ही नहीं हो रही थी। मुझे अपना अंत निकट दिखाई दे रहा था। इसलिए अपने परिवार को डायन की नज़र से बचाने के लिए मैं दूर जंगल में गुरुजी का सुझाया अंतिम उपाय करने चला गया था। मैं जानता था पूर्णमासी की रात मुझ पर बहुत भारी है, शायद ही मैं जीवित बच पाऊँ। इसीलिए तुम सबसे दूर मैंने अपनी मौत का स्थान खुद चुना। उस रात वह डायन मेरे सामने आई। मैंने मंत्र जप कर कुमकुम से अपने चारों ओर घेरा बना दिया।
गुरुजी की बताई विद्या काम आ गई और वो सुरक्षा घेरा तोड़कर मुझ तक नहीं पहुंच सकी। इस घटना के बाद कुछ वर्ष बहुत शांति से बीत गए। मुझे लगा शायद मैंने उस डायन को पराजित कर दिया है, किंतु इस बार भी मैंने उस डायन की शक्तियों को कम आंकने की भूल की थी। इस बार वो अभी की पत्नी बनकर हमारे घर में घुस गई। उसे किसी भी तरह बस अपनी चोटी चाहिए थी। जैसे ही मुझे अपने परिवार पर खतरे का अंदेशा हुआ, मैं तुरंत जंगल से निकल पड़ा। मैं जानता था परिवार पर कोई संकट अवश्य है। बाबूजी की चिट्ठी पढ़कर माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मैं दौड़कर अभी के कमरे में पहुंची, लेकिन उसकी सांसें भी रुक चुकी थी। एक पल में हमारा सब कुछ छिन गया। उस दिन हमारे घर से एक नहीं दो अर्थी उठी। उस मनहूस दिन को याद करके आज भी मेरा कलेजा मुंह को आ जाता है। इतना कहने के बाद सीमा फूट फूट कर रोने लगी। मेरा सब कुछ ले गई वो, सब कुछ। लेकिन माँ, दादी कहाँ है और कहाँ है हमारा गांव? हम यहाँ कैसे आए और अब मुझे ये सब क्यों दिखाई दे रहा है? मेरा तो उस डहन से कोई लेना देना नहीं है ना। बाबूजी और अभी के अंतिम संस्कार के बाद जैसे ही हम घर लौटे, मुझे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और उसी दिन तुमने जन्म लिया। मुझे जैसे अपने अभी वापस मिल गए थे। माँ भी अब किसी भी कीमत पर तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, इसलिए अगले ही दिन उन्होंने मुझे वहां से शहर भेज दिया। माँ ने मुझे कसम दी थी कि मैं तुम्हें तुम्हारा अतीत कभी ना बताऊं और चाहे जो हो जाए कभी उस गांव में लौट कर ना आऊं। हम दोनों यहाँ शहर में आकर बस गए। माँ घर में अकेली रह गई। कुछ दिनों के बाद माँ का शव घर में उल्टा लटका हुआ मिला। उनके शरीर पर जख्मों के इतने निशान थे कि देखने वाले भी कांप उठे थे। तो फिर अब ये सब जो मुझे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है उसने मुझे ढूंढ लिया है। अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी। पता नहीं बेटा, अब इन सारे सवालों के जवाब तो तुम्हें खुद ही ढूंढने होंगे। लेकिन अगर उसने अभी तक तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया है तो मेरी सलाह मानो, तुम दूर ही रहो इन सब से। माँ, जिस कारण इतनी सारी जानें चली गई, उस कहानी को मैं यूं अधूरा नहीं छोड़ सकता। अब इस कहानी को पूरा करने का समय आ गया है। मैं नहीं चाहता हमारी आने वाली हर पुश्त मौत के खौफ में जिए। लेकिन तू करेगा क्या? मुझे नहीं पता माँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर करूँगा। रोहित इंटरनेट पर जितनी हो सकता है जानकारी जमा करता है और कुछ लोगों के कांटेक्ट नंबर भी निकाल लेता है। एक एक करके वो कई लोगों से मिलता है। अंत में उसे एक शमशान में साधना करने वाले अघोरी बाबा मिलते हैं। रोहित उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाता है और अपनी समस्या का स्थायी समाधान पूछता है। बाबा, मेरे परिवार ने इस डायन की चोटी की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। जिस रुपए पैसों के लिए दादाजी ने ये काम किया था, आज उस संपत्ति को देखने वाला कोई नहीं है। हमारे परिवार के नाम से गांव भर के लोग ऐसे कांपते हैं कि हमारी पुश्तैनी, हवेली, खेत, जमीन सब यूं ही खंडहर हुए पड़े हैं। उस जमीन पर कोई पांव रखने से भी घबराता है। देखो बेटा, मैंने ध्यान लगाकर पता किया है, वो डायन आज भी तुम्हारी हवेली के आसपास मंडरा रही है। तो क्या वो मुझे मारकर बदला लेना चाहती है? नहीं बेटा, उसे बस अपनी चोटी चाहिए। तुम्हारे पिता और दादी से भी उसे बस अपनी चोटी ही चाहिए थी। अगर उसे चोटी मिल जाए तो शायद वो लौट जाएगी। लेकिन बाबा, कोई नहीं जानता कि वो चोटी कहाँ है और मेरा तो उस समय तक जन्म भी नहीं हुआ था। जब पापा और दादी नहीं बता सके तो मैं कैसे जान सकता हूँ कि उस डायन की चोटी कहाँ है? अब ये गुत्थी तो हमें गांव जाकर ही सुलझानी पड़ेगी। रोहित बाबा को अपने साथ चलने के लिए प्रार्थना करता है। रोहित के बार बार कहने पर बाबा उसके साथ गांव जाने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ की आयु में मैं डायन की उपस्थिति महसूस कर सकता हूँ। वो यहीं कहीं आसपास है। आज रात को जब वो तुम्हारे सपने में दिखाई दे तो उससे डरना या घबराना नहीं। आंखों में आंखें डालकर पूछना, क्यों पीछे पड़ी हो मेरे, चाहती क्या हो? एक बात याद रखना, अगर डर गए तो वो हावी हो जाएगी तुम पर। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बस घबराना मत। उस रात रोहित के सोने के बाद फिर उसे वही सपना दिखाई पड़ता है। क्या चाहती हो तुम? क्यों मुझे परेशान कर रही हो? कौन हो तुम? रोहित के इतना कहते ही वो डायन अपना रूप बदल लेती है और अगले ही पल एक तेज चीख की आवाज के साथ वो आकार में दुगनी तिगुनी होने लगती है। उसके नाखून लंबे और चेहरा भी खूंखार हो जाता है।
रोहित डर से आंखें बंद कर लेता है। तभी उसे बाबा की कही हुई बात याद आ जाती है। अगले ही पल वो खुद को संभाल कर फिर से पूछता है, क्या चाहती हो मुझसे? मुझे मेरी चोटी चाहिए, मेरी अमानत है वो। अगर मुझे नहीं मिली तो तू भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन मुझे नहीं पता तुम्हारी चोटी कहाँ है। अपनी चोटी तो मैंने बरसों पहले ही ढूंढ ली थी, लेकिन मैं उसे छू नहीं सकती। तेरे दादा ने उसे अभिमंत्रित कर रखा है। अब तू मुझे वो चोटी लाकर देगा, समझा तू? तभी डायन अपनी शक्तियों से रोहित को एक जगह दिखाती है। इसके बाद उसकी नींद टूट जाती है। बाबा, उस डायन का कहना है कि वो चोटी हमारे खेत में है, लेकिन उसे दादाजी ने अभिमंत्रित किया हुआ है, इसलिए मैं उसे चोटी लाकर दूं। लेकिन मैं कैसे? रोहित की बात सुनकर बाबा कुछ देर के लिए तपस्या में लीन हो जाते हैं और भूतकाल में हुई घटनाओं को देखकर कुछ देर बाद आंखें खोलते हैं। बेटा, मैंने अपनी शक्तियों से देखा कि तुम्हारे दादाजी ने अपने खून से उस चोटी को बांध रखा है, इसलिए उनके अतिरिक्त अगर किसी ने भी उस बक्से को छुआ तो वहाँ केवल राख ही मिलेगी, चोटी नहीं। बाबा, दादाजी को मरे हुए तो बहुत समय हो गए, इसका मतलब हम कभी डायन को उसकी चोटी नहीं दे पाएंगे। तुम समझे नहीं बेटा, तुम्हारे दादाजी का खून या तो तुम्हारे पिता में था या तुम में है। तुम्हारे पिता और दादा को तो वो पहले ही मार चुकी है, इसलिए अब बस तुम ही इसका आखिरी सहारा हो। शायद इसीलिए उसने आज तक तुम पर वार नहीं किया, बल्कि अपनी पीड़ा दिखाकर तुम्हें यहाँ बुलाना चाहा, ताकि उसे उसकी अमानत मिल जाए और वो मुक्त होकर अपने लोक में जा सके। बाबा की बात सुनकर रोहित को सारी गुत्थी समझ में आ जाती है और वो डायन के दिखाए स्थान पर पहुंचकर खुदाई करता है। थोड़ी देर खोदने के बाद उसे एक बक्सा दिखाई पड़ता है। डरते हुए वो उस बक्से को खोलता है तो उसमें उसे चुड़ैल की चोटी दिखाई पड़ती है। जैसे ही रोहित चोटी पर से राख हटाता है, सामने डायन प्रकट हो जाती है। रोहित से अपनी चोटी वापस लेते ही वो डायन वहां से धुएं के बवंडर की तरह गायब हो जाती है। आज तो डायन चली गई है, लेकिन कौन जाने रोहित पर से खतरा टला भी है या नहीं, क्योंकि कहते हैं कि डायन एक बार जिसका घर देख लेती है फिर कभी भूलती नहीं है।